साइटोक्रोम एक प्रकार का हीम प्रोटीन होता है। किस प्रकार का प्रोटीन है? ये भी एक प्रकार का हीम प्रोटीन है। हीम प्रोटीन कैसा? जैसा हीम प्रोटीन आपने देखा कि हीमोग्लोबिन था, मायोग्लोबिन था, साइटोक्रोम, ये सभी हीम प्रोटीन होते हैं। यानी कि इसमें हीम इकाई होती है और ये हीम इकाई है वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में अभी अपने देख चुके हैं। इसका जो मोलिकुलर वेट है यानी कि मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है? 12,000 होता है। यानी कि इनका मोलिकुलर वेट कम होता है। जैसे मायोग्लोबिन का पढ़ा आपने, मायोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट था वो 17,100 या 16,700 था। हीमोग्लोबिन का था वो 64,500 था, यानी कि 64,500 मायोग्लोबिन। लेकिन साइटोक्रोम का मात्र 12,000 ही है, यानी कि बहुत ही कम मोलिकुलर वेट साइटोक्रोम का होता है। साइटोक्रोम काम क्या करता है? साइटोक्रोम का कार्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना होता है। ये साइटोक्रोम की मुख्य भूमिका ईटीएस में होती है। ईटीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम पाया जाता है, जिसको अपने शॉर्ट में ईटीएस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ईटीएस का एक निश्चित क्रम होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले बी में जाते हैं, बी उसके बाद में जाते हैं बी, C1, C और A3 में जाते हैं। ये इनका क्रम होता है, B, C1, C, A और A3। ये साइटोक्रोम के नाम होते हैं। जैसे साइटोक्रोम C की संरचना ये बनाई है, तो ये साइटोक्रोम बी क्या होता है? साइटोक्रोम बी, पहले साइटोक्रोम बी में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर साइटोक्रोम C1 में जाते हैं, B, C1, C, फिर साइटोक्रोम C में जाते हैं। उसके बाद में क्या जाते हैं? B, C1, C और A और A3, यानी कि साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 इस प्रकार से जाते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखो शॉर्ट में B, C1, C, A और A3, यानी कि B सबसे पहले साइटोक्रोम B में, फिर C1 में, फिर C में, फिर A में और फिर A3। ऐसा ईटीएस के अंदर ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में। और ईटीएस में होता क्या है? ईटीएस के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण क्रिया होती है तो 3 प्रकार की रिएक्शन होती है। पहले ग्लाइकोलाइसिस चलता है, फिर लिंक रिएक्शन होती है, फिर क्रेबस चक्कर चलता है। तो यानी कि अपने जैसे ही भोजन के रूप में खाया ग्लूकोज कोशिकाओं में जाता है। ग्लूकोज कोशिकाओं में जाकर क्या चलता है? पहले ग्लाइकोलाइसिस चलती है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस लाइसिस का अर्थ होता है तोड़ना। ग्लूकोज को छोटा तोड़ा जाता है तो फिर क्या बनता है? पाइरुविक अम्ल बनता है, पाइरुविक एसिड बनता है। यहां पर कुछ एटीपी बनती है। पाइरुविक एसिड से फिर लिंक रिएक्शन होती है, और लिंक रिएक्शन के बाद के अंदर क्या बनते हैं? अल्फा कीटोबिल। ये कई एक चक्कर चलता है इसके बाद में कि उसको कहा जाता है क्रेबस चक्कर। तो क्रेबस चक्कर से यहाँ पर 24 एटीपी क्रेबस चक्कर से मिलती है, और 6 एटीपी है वो लिंक रिएक्शन से मिलती है, और 8 एटीपी है वो ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है। टोटल मिलाकर 38 एटीपी है वो एक ग्लूकोज के अणु से बनती है, 38 एटीपी। तो छोटी कक्षाओं में या कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि एक ग्लूकोज के अणु से कितनी एटीपी बनती है? 38 एटीपी। यानी कि 1 मोल ग्लूकोज होता है उससे 686 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो बाहर निकलती है,
और ये 36 एटीपी ऊर्जा है। ये तो एक ग्लूकोज से बनी है। एक मोल में ग्लूकोज की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। तो ये बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, 686 किलो कैलोरी। अब कई बार 36 बनती है, ये देखो कई बार 38 डाटा आता है, कई बार 36 आता है। तो ये दो प्रकार के शटल तंत्र होते हैं, एक मेलेट एस्पिरेटेड होता है। तो कई बार 2 एटीपी होती है ना, ग्लूकोज जैसे क्रिब चक्र है और ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, झिल्ली को पार करने में लग जाते हैं 2 एटीपी। यदि 2 एटीपी लग गए तो बाहर 36 ही बनेंगे, और यदि 2 एटीपी नहीं लगे हैं तो बाहर कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर जो ईटीएस है, ईटीएस में प्रवेश करने वाले कौन होते हैं? या तो NADPH2 होता है या फिर FADH2 होता है। NADH2 होता है, NADH2 से NADH2 यदि ETS में प्रवेश करता है तो 3 एटीपी बनते हैं, और यदि FADH2 है ये ETS में प्रवेश करता है तो 2 एटीपी बनते हैं। यानी कि NADH2 से तो 3 एटीपी बनते हैं, FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं। और यहां पर इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो स्थानांतरित होते हैं ETS के अंदर। ये भी C1CA और A3 साइटोक्रोम के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ETS में कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि साइटोक्रोम का काम कहाँ आता है? ETS में आता है। ETS अब साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम में भी Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 या फिर +3 होती है। ये अनऑक्सीकृत हो, यानी, और ये क्या होगा जब ऑक्सीकृत हो जाए? यानी कि ऑक्सीकृत का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ। इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब साइटोक्रोम के Fe पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था आती है, जबकि साइटोक्रोम ने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागे हैं तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ये ध्यान रखना कि बस साइटोक्रोम है उसका मुख्य योगदान ETS में होता है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यानी कि ग्लूकोज का जब ग्लूकोज से अपनी ऊर्जा चाहिए तो अपने कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेबस चक्कर चलते हैं जिससे ऊर्जा मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेबस चक्कर से क्या बन जाते हैं? NADH2 FADH2 का निर्माण हो जाता है। NADH2 और FADH2 जब तक ऊर्जा नहीं मिल पाती है अपने को, जब तक ये ETS के अंदर प्रवेश न करे। ये यदि ETS में प्रवेश कर जाते हैं तो एक NADH2 से 3 एटीपी बनते हैं, एक NADH2 से 3 एटीपी और एक FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं। और बाकी ये हीम प्रोटीन है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +3 होती है, ऐसा आपको बता दिया। इसका मोलिकुलर वेट है वो 12,000 होता है। और क्या क्या होता है इसमें? देखो, साइटोक्रोम एक हीम प्रोटीन है। साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन परिवहन का कार्य करता है। इसका मुख्य काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ETS में होता है, और ETS में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण B, C1, CA और A3 से होता है, और इस दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +3 होती है, और इसके टाइप बता दिए B, C1, CA और A3 होते हैं।